आगे से ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, पहले आपका आंसर ही चेक करते हैं। किधर खोल लिए गले। ऐसे का काम करके आई हो पूजा? नगीना तुमने किया? पूरा अभी भी नहीं है। ठीक है जी, 4 तो करेंगे ही। चलो, ज्वार बाटा क्या है? पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है, तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। सेकंड डिमांड ये हो गई, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये इतनी जगह काहे छोड़ दी? जगह नहीं छोड़ी, मैंने इसको ना इरेज कर दिया। मैंने गलत लिखा, मतलब लिखा था तो वैसे ही लिख दिया था फालतू। अच्छा, ज्वार भाटा समुद्र के जल के नियमित रूप से ऊपर उठने और गिरने की प्रक्रिया है। ज्वार और भाटा पृथ्वी के जल के व्यवहार में एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो खगोलीय बलों और पृथ्वी की गति के कारण होते हैं। ठीक है, आपने ज्वार भाटा क्या है ये बता दिया, तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। लघु ज्वार भाटा आएगा इस स्थिति में पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय को सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इन ज्वार को वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जल की स्थिति लगातार बदलती रहती है। यह ज्वार भाटा के समय उनकी तीव्रता को प्रभावित करता है। केंद्रीय बल। पृथ्वी और चंद्रमा के आपसी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्र के पानी पर केंद्रभूमिक और केंद्रावर्त बल काम करते हैं, इससे पृथ्वी की दूसरी ओर भी ज्वार उत्पन्न होता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मिलते हैं, मत्स्य पालन और पर्यटन में सहायता मिलती है, परिवहन और संचालन में सहायता होती है। नकारात्मक प्रभाव तटीय क्षरण होता है, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ का खतरा। ज्वार भाटा प्राकृतिक घटनाएं जो पृथ्वी के पर्यावरण पर और मानवीय गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इनका अध्ययन समुद्री जीवन, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, एटलीस्ट आपने लिखा। नूरी तुम कब लिखोगी? नूरी, पढ़े आज ऐसे का काम करके आए हो नूरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काम करके आई हो? जी सर। ठीक है, और ये ऐसे का लिए ज्योग्राफी का आंसर काहे नहीं लिख के लाए? सर लिख लेंगे आज। लिख लोगे ना, लिखना ही पड़ेगा, ऐसे लापरवाही करोगे कैसे काम चलेगा। सर इसमें और क्या ऐड हो सकता था? ठीक है, ऐसे और कोई ज्यादा ऐसे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव 5 साल के अच्छे से करने थे। ठीक है, 3-3 4-4 दे लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो इतना ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलो, इसके 2 चैप्टर पढ़ चुके थे ना अपन। नर्मदा ऐसे का काम करके आई हो? नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी नहीं हुआ है। करना चाहिए ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। पढ़ रही थी बुक्स अभी। चलो ठीक है, चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करेंगे इसे क्लास आज करनी पड़ेगी। ठीक है, खनिज और शक्ति संसाधन। कोयले की खदान में ट्रक का कैसे भरण होता है, देखो। कीरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकान थी, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हो तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं।
क्या आप जानते हैं कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? ये चीज़ याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, प्रशांत और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेशों में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत बेसिक के लिए आइडिया रखना कि कैसे पहचाना जा सकता है उनको। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे खनिज है, धात्विक हो गया, धात्विक में लोहा और अलोह हो गया, और ये अधात्विक हो गया। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है ऐसे कहे जाते हैं। यद्यपि 250 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक खनिज, अब देखो ये पता होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे अब की बार 9th क्लास से पूछ लिया था प्राथमिक सेक्टर क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आगे जाके ये पूछ सकता है। दे देगा एक तरफ धात्विक और एक दे देगा आध्यात्मिक, ऐसे करके पूछ सकता है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत की स्वचालित करती है और जिनमें विद्युतीय या चमक की विशेषता होती है। लोहे, अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोह हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। लोहा खनिज जैसे लोहा इसका आ गया, मैग्नीज आ गया, क्रोमाइट लोहा होता है। अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर हो गया, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो ये चीज़ें याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे अब की बार 2 सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, आगे भी पूछ सकता है यूपीएससी, तो ये पता होना चाहिए। खनिजों को खनन, परिवेदन या आखन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है। खनिजों का निष्कर्षण, खनन में 2 प्रकार का होता है, विवृत खनन होता है, कूपीकी खनन होता है। परिवेदन या आखन, देखो तेल ऐसे निकाला जाता है समुद्र में, अपतट तेल का परिवेदन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, जिसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे परिवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखन कहते हैं। आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि उसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। खनिजों का वितरण, यूपीएससी मेंस से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य औषधीय सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोहे, अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा। याद करो, लगभग 2 साल से इस टाइप क्वेश्चन आ रहा है। निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम। याद करो 2023 का क्वेश्चन। आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के औषधीय सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकासस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संतृप्ति के कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधीय स्तर में पाए जाते हैं। ये मैप बनाना होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस का क्वेश्चन आता है जब, इसलिए याद होना ही चाहिए कहाँ कहाँ पे लोहा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे तांबा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ बॉक्साइट है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप मेंस के क्वेश्चन जाके देख लो, तो ये पता होना चाहिए।
मार्केट में सर ये 1 रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है सर, और उस पे ड्रॉ करने में बहुत अच्छा रहता है और दर्शाने में। हाँ, तो वो तो आप उससे क्या होगा, एग्जाम में तो आपको रफ पेज मिलेगा ना, वहाँ बनाना सीखना पड़ेगा ना, वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए आप लोगों को, तब जाके उसमें ऐसे दर्शाओ, तो सीखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। कहाँ कहाँ लोहे तांबे बॉक्साइट का वितरण यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, जाके देखो। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, ठीक है, याद करो। यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, स्विट्जरलैंड में शायद सोने का खनन का इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था। विश्व की रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शिल्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कॉरिडोर पर्वत श्रृंखला को मानचित्र की सहायता से चिन्हित कीजिए। अभी तक ये इंपॉर्टेंट हो गया, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। ये महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लोहे अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप तथा यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोहे अयस्कों के निकल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शिल्ड प्रदेशों में है और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। देखो, अब फिर यहाँ कोयला और खनिज तेल है, तो आप लोग अलग अलग बनाने के बजाय एक में ही बना लो। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, जाके मेंस के क्वेश्चन देखो, इसलिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? तो ये भी याद रखना, हरा हीरा भी पाया जाता है। विश्व के प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब आगे दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहिक अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सोना, हीरा, लोहे अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, शीशा, जस्ता और मैग्नीज भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कॉलगुली और कुलगाड़ी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहे अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों के उपयोग। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन आता है भाई, लोहे अयस्क का वितरण बताओ, इस टाइप का मेन से क्वेश्चन आता है, तो आपको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा और उसमें शो करना पड़ेगा, और जाके देखो क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आता है। खनिजों उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों तक में होता है। अब देखो, पुनर्चक्रण वाला कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने 3 R और कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो खनिज का क्या होना चाहिए? रीयूज होना चाहिए, पुनः प्रयोग। पहली बात तो कम प्रयोग करो, फिर पुनर्चक्रण करो, फिर इसका पुनः प्रयोग करो, उससे खनिजों का संरक्षण होगा। खनिज अनवकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है।
खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन देखो, विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। शक्ति संसाधन, सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर होगा ये, बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। सनी क्या आपने स्नान कर लिया, आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विशिष्ट रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखो, ये चीज़ ये याद रखना कि ये मेंस के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा कि एनर्जी सेविंग भी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि भाई भारत पूरा तो एनर्जी प्रोड्यूस करता नहीं है, इसलिए अपने दूसरे देशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो IR के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। अब देखो, परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब देखो कितना अच्छा दिया है ये, डायरेक्ट देखो आंसर राइटिंग का तरीका भी दे दिया है कि आपको आंसर इस तरीके से लिखना चाहिए। मान लो पूछ ले ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों का विवरण कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा खनिज तेल। लाभ क्या है इसके, ऐसा आसानी से परिवहन टैंकर में भर के लेके जाया जा सकता है। खनिज तेल को पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि क्या है, तेल अधिपलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवशय है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, ठीक है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। प्राकृतिक गैस, लाभ क्या है इसके, आसानी से परिवहन है, पाइपलाइन ले जा सकते हैं। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे ईंधन हो गए, इसमें लाभ क्या है, सुप्रभावी है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है और नवीनीकरण को भी बढ़ावा देता है। कोयला, अब देखो ऑटोमेटिक बस इतना ही लिखा है तो एग्जाम में समझ जाता है। कोयला का लाभ क्या है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए भारी है। जल विद्युत, लाभ क्या है, प्रदूषण से मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है, ठीक है। हानि, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने में खर्चीला है। जैसे उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिलाएं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कितना अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है यहीं पे। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य देखो। कोयला, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल की पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। इस टाइप का छोटा सा टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल में झरिया तथा धनबाद और बोकारो झारखंड में है। शब्द उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ सेल, ओलियम अर्थ मतलब तेल से लिया गया है, इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और
तेल जो आपके साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परीक्षणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नैक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। प्राकृतिक गैस क्या होती है? सिपंडित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती हैं और तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके की नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। यह यूपीएससी ने डायरेक्ट में पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। भारत में जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई की कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। इसके बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दी है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाली विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन को अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया है जो कि जीवाश्म ईंधनों के स्वस्तर विकल्प है। जल विद्युत अपतटीय क्या होता है सर? अरे देखो, एक हो गया तटीय जो समुद्र से, और अपतटीय मतलब जो इधर मेन एरिया से पाइप निकाला जाता है। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल तथा अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। देखो यहाँ पे ऐसे इतना घेर लिया गया, फिर यहाँ से जब गिराया जाता है तब यहाँ से हाइड्रो पावर जनरेट होता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे से टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने सर पीपीटी फुल कर दीजिए। क्या करो? स्क्रीन पीपीटी शॉर्ट में फुल कर दीजिए। आपको फुल नहीं दिख रहा है? ये नहीं, छोटा तो ये हो गया, देखो बड़ा ये है। अभी दिख रहा है? ठीक दिख रहा है सर। पहले जी सर दिख रहा है। अरे एनसीईआरटी होगी ना तुम्हारे पास? वो जो ऊपर का जो आपका टास्क बार है ना सर, जहाँ पेन और वो सब है, वो दिख रहा है। पहले तो नहीं दिख रहा था। अच्छा, पहले नहीं दिख रहा था ये कैसे हटेगा? अरे पर अपन पढ़ तो ये रहे ना। रुको 1 मिनट, पर कहीं गायब ना हो जाए वो। ये तो रहता ही है ना हमेशा। चलो इधर देखो, वैसे तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो दिख ही रहा ना। देखो ये जनरेटर है, ये जल भंडार यहाँ पे किया गया। जब ये इस पे गिरता है तो देखो ऐसे पावर जनरेट होता है। ऐसे करके पावर ट्रांसफ़र करते हैं अपन। ये देखिए टरबाइन है, इस पे गिरेगा तो घूमेगा तो विद्युत जनरेट होता है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण में भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है।
सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों की सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ सामुदायिक रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। आप देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे देके रखा है। ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत, पवन ऊर्जा। लाभ क्या है इसके? प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो में दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान है और पक्षियों के लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा, लाभ क्या है इसके? असमाप्य, कभी खत्म नहीं होगा, प्रदूषण मुक्त है। हानि क्या है? खर्चीला है, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा, लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त और असमाप्य है। हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन है। परमाणु ऊर्जा, लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। हानि क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करना और खर्चीला होता है। बायोगैस, लाभ क्या है? कम लागत है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। हानि क्या आता है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का कारण बनता है। भूतापीय ऊर्जा, लाभ क्या है? स्वच्छ, पर्यावरण और हितैषी हर समय उपलब्ध है। हानि क्या है? शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन का खर्चीला इसमें बढ़ जाता है। देखो सौर पैनल, सर अगर इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो बाहर जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं से 4-5 पॉइंट तो निकाल ही सकता है तो और क्या, आप 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो कोई जरूरत है ही नहीं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का एक ऐसा माप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाई पवन चक्कियों घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में पाए जाते हैं तथा पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना सर, जिसमें उसमें वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इन सब में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। बहुत सारी ऊर्जा दे देते हैं, भूतापीय ऊर्जा दे देते हैं, परमाणु ऊर्जा दे देते हैं, ऐसे करके। परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा संयंत्र कलपम में जो तमिलनाडु में है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। अब ये देखो, ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया, कितनी बार, 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो, ये एनसीईआरटी में दिया है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। ये पता होना चाहिए, याद करो। एक बार 2022 में पूछा कि पूरे समुद्री तट पे पाया जाता है, उससे पहले भी पूछ चुका है, और ये एनसीईआरटी में दिया है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौर, कर्नाटक में केगा। ये सब याद होना चाहिए, ये भी याद रखना। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पोगू घाटी में स्थित है। अब देखो, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा, यहाँ पे देखो, और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाया जाता है। यहाँ पूड़ी उड़ी तली जाती है, जो लोग 4 धाम यात्रा में जाते हैं वहाँ पे। अब इधर आओ, देखो परमाणु ऊर्जा, याद करो 2012-13 में क्वेश्चन पूछा था। देखो, इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, तो ये गर्म जल जनरेट करता है। जब इसमें करोगे विखंडन द्वारा उष्मा प्राप्त होगी। अब ये जब गर्म जल ऐसे जाएगा बाहर, तो भाप जनरेट करेगा। भाप से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से जनरेटर, और इससे बिजली उत्पादन। अभी देखो, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, प्राकृतिक दरार हो गई, ठीक है, भाप यहाँ से निकल रही है,
ये कुआं हो गया, ठीक है। इसमें जल डाला जाता है, भाप निकाला जाता है, टरबाइन घुमाया जाता है, मेन काम वही रहता है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? अब आती है ज्वारीय ऊर्जा की बात। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विध्वंस समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्ची खाड़ी मिसाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र है। अब देखो, निम्न ज्वार भाटा रहेगा, उच्च ज्वार भाटा रहेगा, तब ये घूमेगा टरबाइन। और ये देखो, यहाँ पे सड़कों के नीचे भी लगाया जा सकता है। बायोगैस, ये नॉर्मली हर कोई लोग यूज कर सकता है, ठीक है। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैस ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विध्वंस बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। चलो तैयार हो जाओ फिर सब लोग। ये तो काम करने छोड़ो। देखो अभी पता होना चाहिए। तो ये तो लोह खनिज क्या है, धातु खनिज, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, परंपरागत गैस, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये सब पता होना चाहिए। परंतु ये क्वेश्चन आने चाहिए। चलो बताओ अमित, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? ये तो मालूम है कि काला सोना कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? ये महंगा है इसलिए। और अच्छा, महंगा इसीलिए। नगीना आप बताओ। नगीना, हाँ सर। बताइए पेट्रोल को काला सोना क्यों कहा जाता है? निकालने का तरीका सेम होगा। निकालने का सेम का? क्योंकि सर इसकी शुरुआत काले ध्रुव से होती है, इसलिए इसको काले ध्रुव निकलता है सर, इसलिए इसीलिए कहते हैं इसका हाँ कालापन। क्योंकि सर जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, जैसे कि सर श्वेत क्रांति है, तो सर उसको श्वेत क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें दुग्ध उत्पादन होता है, वो वाइट। गलत। ये जो है ना सर, ये फॉसिल जो है ना सर, फॉसिल वो ताप और दाब के कारण ये गाढ़े काले रंग का हो जाता है, इसलिए काला दिखता है, जिसको कि काला सोना कहते हैं। ये सही है? गलत। नूरी, सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि खपत की दृष्टि से मूल्यवान होता है। खपत की दृष्टि से मूल्यवान होता है, इसलिए सोना कहा जाता है। हाँ मतलब इसे बने उत्पादों का महत्व अधिक होता है और मूल्यवान होता है, इसलिए काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। चलो, आखानन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। नूरी बताइए। नूरी, नूरी, नगीना। आग खनन से सर जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं वो रिलीज हो सकती है, और पर्यावरण को खतरा तो है ही। मृदा स्खलन सर, आसमान से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है और भूमि प्रदूषण भी होता है और आसमान से भी अरे धूल निकलती है, गैसें निकलने चांसेस होता है। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? श्वेता, श्वेता है यहाँ पे? श्वेता है, भाग गई? नहीं है यहाँ पे। चलो छोटी बताइए आप, क्यों कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं? क्योंकि बर्निंग एलिमेंट के रूप में यूज होता है।
मतलब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है उद्योगों में। ट्रांसपोर्ट और में भी तो सहायता मिलेगी ना सर उनको। और लेबर सस्ता रहेगा सर उनके लिए। ठीक है, चलो सना बताइए, बड़े बांधों के निर्माण में पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए क्या? बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। सर वहाँ का जो पर्यावरण है सर, बांध के निर्माण से पहले देखना है ना सर। तो सर वहाँ का जो क्लाइमेट है, पर वो जो भूमि है वो वहाँ की, वो भी तो देखना पड़ेगा ना कैसी है सर। क्योंकि बांध बनाए जाएंगे तो वो बांध को कभी जो भूमि है वहन कर पाएगी या नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अरे भाई, वनों को काटा जाएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न होगा, भूकंप भूस्खलन आ सकता है। चलो पर्यावरण। चलो नूरी बताइए, निम्न में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? याद करो, मैंने बताया भी था, बताइए नूरी। जी सर, मुझे ये पढ़ने बहुत छोटा दिख रहा है, जूम करके देखना। अरे इतना बड़ा तो दिख रहा है। लो बताइए, लो। कौन सा क्वेश्चन है सर? सेकंड वाला, ये देखो, ये वाला। इसमें से कौन सा तांबे का तांबे का सर जिम्बाब्वे होगा का? गलत। सना बताइए कौन सा होगा? सर पता नहीं। नगीना। चिली। ठीक है, इसका बताइए नगीना, निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सी आपकी रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस सुरक्षित नहीं करेगी? क्या सुरक्षित नहीं करेगी वो? खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। कैसे? रसोई घर में द्रवित इसको सुरक्षित नहीं करेगी सर। अगर हम दाल को बनाने से पहले उसको गलाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगी। प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो वो भी जल्दी, कम गैस खत्म होगी। और पहले सब्जी काट लेंगे तो भी कम खत्म होगी। तो सुरक्षित नहीं करेगी तो खुली पड़ाई है, ऊपर से कम ज्वाल है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, बताइए निम्न में कौन सा एक खनिजों की विशेषता नहीं है? बताइए। पूरे असमाप्य होते हैं। समझ बात, खनिज तो खत्म हो जाता है। चलो ठीक है नूरी बताइए, 5 तरीके दीजिए जिनसे आप घर की ऊर्जा बचा सकते हैं। ये तो जवाब दे दो। ऊर्जा बचा सकते हैं। ये सोलर पैनल भी हो सकता है। और बायोगैस भी हो सकता है। और सोलर कुकर भी हो सकता है। ठीक है, और नहीं याद आ रहा है सर। एलईडी बल्ब। अरे एलईडी बल्ब का यूज करो, दिन में लाइट, प्रकाश की लाइट का प्रयोग करो। बिजली की जब मान सर रूम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं ना जिसमें कम लाइट की अरे थोड़ी लगे। खिड़कियां रहनी चाहिए, खुले रहना चाहिए ताकि प्राकृतिक हवा आए, प्रकाश अधिकतम से अधिकतम आए। ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। सर अब एक वो भी ऑटो ऑफ लाइट हो जाती है, मतलब अगर आपने गेट बंद करोगे, आजकल वो सिस्टम भी आता है। तो ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। कृषि, अब देखिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए भी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। नूरी ये बताइए, गेहूं की फसल की उसको कब उगाया जाता है? रबी की फसल। तो कब उगाया जाता है रबी की फसल को, बताइए।
ठंड में। ठंड कब होती है? यही मतलब अभी चल रही होगी ना सर? दिसंबर से स्टार्ट होगा गेहूं की फसल, अभी तो नहीं हो रहा। नहीं, दिसंबर से। हाँ, नवंबर दिसंबर में शुरू हो start जाता है। चलो ठीक है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक का रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। देखो, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रिया को शामिल किया जाता है। क्या अनुमति बोलिए? ठीक है, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि हो गया, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इस प्रकार की क्रिया को उदाहरण। याद करो, आपकी बार भी क्वेश्चन आया था। तृतीय क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रीय सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करो, इंट्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ये देखो फसल कहाँ कहाँ उग सकती है, इसलिए देखो भारत का ज़्यादा एरिया इसके लिए है कंपेयर टू अगर अदर देशों के तुलना में देखोगे आप। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर भी होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, वीटी और हॉर्टिकल्चर, तो ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर कृषि मतलब मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, याद रखना, रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन या कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर मतलब द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। कृषि तंत्र, कृषि या खेती का एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई से कुछ क्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादक आते हैं। देखो, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति क्या होता है, क्या क्या चाहिए, निवेश क्या क्या काम करना पड़ेगा, ट्रैक्टर, मशीनरी, बीज और रसायन। फिर इसकी जुताई करोगे, बुआई करोगे, छिड़काव करोगे, तब जाके आपको ये प्रोसेस हो गई। फिर आउटपुट क्या आएगा, आपका फसल आएगा। फिजिकल निवेश भी चाहिए होता है इसमें, तो मानवीय निवेश तो हो ही गया है, भंडारण करेगा, श्रम करेगा, मशीनरी चाहिए, रसायन चाहिए, परंतु भौतिक निवेश के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। क्या क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा चाहिए, तापमान, ढाल, ठीक है। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, ये चीज़ याद रखना जैविक कृषि के बारे में। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादों की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि मतलब जो समय से आता है अपने लिए जो करता हो, खाना के लिए, अपनी पूर्ति के लिए, बस वो। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकियों पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, तो ये चीज़ याद रखना। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, ये पता होनी चाहिए। ये उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं और मलेशिया में लद्दाख कहते हैं। स्थानांतरित कृषि,
अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी है, ये चीज़ याद रखना। जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरे पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें और उगाने में पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला तथा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के कुछ उदाहरण हैं। केला भी याद रखना एक रोपण कृषि है। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल और मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल, अब देखो यूपीएससी ने जो यहाँ दिया है ना, उन्हीं के ही बारे में पूछा है। अब 2020 का पेपर जाकर चावल के बारे में पूछा हुआ है, उससे पहले पूछा हुआ है। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। तो ये पहली बात तो ये विशेषता याद होनी चाहिए। चावल के लिए उच्च तापमान, कैसा टेम्परेचर चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए। अधिक आर्द्रता चाहिए एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से उगाई जाती है। ये चीज़ याद रखना। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र। 2019 से क्वेश्चन जाके देखो पूछा है यूपीएससी ने। अनुकूल जलवायु की दशा जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती है। ये चीज़ भी याद रखना। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकसित सुअपवाहित धूमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। मोस्टली अब तो क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, पहले जैसे बाजरे की फसल काटी जाती थी उसके 15 दिन बाद में इसकी उगाई शुरू हो जाती थी। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ और बुली मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजीरिया इसके अन्य उत्पादक देश है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती है। देखो इधर इस टाइप की, अब भारत में तो मोस्टली यही पाई जाती है। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। याद करना, बाजरा और मक्का एक ही टाइम बोया जाता है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान
पहली बात याद रखना, हल्की वर्षा चाहिए। 2 से 210 पाला रहित दिन, ये 2020 का क्वेश्चन है, यूपीएससी जाकर देखना। यही अगर ये पाला रहित वाली बात पता होती है आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते। उसमें फसल को आइडेंटिफाई करना था, 2020 का जाके क्वेश्चन देख लो। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। ये चीज़ भी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट। इसीलिए ना ब्लैक सोइल है, इसीलिए गुजरात वाला क्षेत्र उधर वहीं पे उगता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, रुक जाइए, कॉफ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी कालदी में नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव को अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चॉकलेट खाते हैं ऐसा होता है तो नाचने लग जाते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। पटसन, इसके समझाने के भाव से बता रहा है ना कि ऐसे हुआ था। पटसन अब याद रखना कि इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। और याद करो 2013 या 14 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है। अब आ जाओ कॉफ़ी। इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु और शुष्क अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास, कृषि विकास संबंधी बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, पूरक और उच्च उपज देने वाली बीजों के प्रयोग द्वारा। ये सभी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास को एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा क्या होती है भाई? खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुविधा उपलब्ध हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति का अध्ययन की सहायता से विकासशील विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। अब यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी दिक्कत है भारत में एग्रीकल्चर में, और बाहर इतना कैसे हो रहा लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन। भारत का एक फॉर्म, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद के छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव के छोटा किसान है। इसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल और या दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्य के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने मित्र की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी यह बैंक या कृषि सहकारी समिति जो बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। तो ये देखो, ये भारत की स्थिति है। और ये देखो अमेरिका के खेत इतने बड़े बड़े, अभी देखना वो कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म
की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पारंपरिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर, सोचो कहाँ 1.5 हेक्टेयर, कहाँ 250 हेक्टेयर। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। सोचो देखो, इनसे तो खेती की कीटनाशकों छिड़काव किया जा रहा है। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक अवरोध कार्यक्रम को योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से उसे जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। देखो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है यहाँ पे। अनाज स्वचालित अनाज भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरण मार्केट एजेंसी में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो सोचो यही अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इससे। देखो रोपण कृषि पता ही होगा, स्थानांतरित कृषि पता होगा। चलो नगीना बताइए उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। मृदा, वर्षा, जलवायु और कृषि को प्रभावित करते हैं। मृदा की गुणवत्ता भी। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, बीज। चलो ठीक है, नूरी बताइए उदाहरण कृषि का अर्थ क्या होता है। नूरी नूरी बताइए। नगीना बताओ। फलों में सब्जियों को उगाना। सना बताए सुनहरा रेशा क्या है। सुनहरा रेशा याद करो, मैंने बताया भी था। पटसन। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है अमित। ब्राजील का। चलो ठीक है, क्वेश्चन अब 2 चैप्टर बचे हैं, इसमें मुझे बता दूंगा। चलो ठीक है, छोड़ो। अब ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके वो लगा लेना, टेस्ट में पहले बता रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार खुद से पढ़ के वो लगा लेना, तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ के साथ क्लियर करते जाओ। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो डेली ये क्लास कर रहा है और डेली जो मैं होमवर्क बोलते जा रहा हूँ वो कर रहा है, वो देखना। जब एक एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी फिर खुद का डेवलपमेंट लेवल देखना, एक अलग लेवल पे रहोगे। और साल भर ऐसे पढ़ लिए 5-6 महीने, तो पीटी में ऑटोमेटिक 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि देख रहे कि एनसीईआरटी से ही सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद में